नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, यानी डेमोक्रेसी की। इसके बारे में बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज हम एकदम निष्पक्ष होकर लोकतंत्र के इस स्कोर कार्ड को खंगालेंगे, इसके शानदार वादे और इसकी असल कमियां दोनों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अक्सर हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि बस एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई और हमारे सारे सामाजिक आर्थिक मसले चुटकियों में सुलझ जाएंगे। मतलब जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जाहिर है, जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो हम पूरे सिस्टम को ही कोसने लगते हैं। पर असलियत इस सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम इस पूरे सिस्टम को इन 5 पैमानों पर कसने वाले हैं। पहला, लोकतंत्र से हमारी उम्मीदें। दूसरा, उत्तरदायी और वैध शासन। तीसरा, आर्थिक विकास और असमानता। चौथा, सामाजिक सद्भाव। और आखिरी, स्वतंत्रता और गरिमा। ये 5 पॉइंट आज के विश्लेषण में हमारे लिए एक स्पष्ट रोड मैप का काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, यानी लोकतंत्र से हमारी उम्मीदें। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। आइए देखते हैं कि किताबों में जो बातें एकदम परफेक्ट लगती हैं, वो असल जिंदगी की भागदौड़ में कैसी दिखती हैं। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो हम अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ बेसिक उम्मीदें रखते हैं ना, जैसे वो सबको बराबर माने, हर इंसान की इज्जत करे, अच्छे फैसले ले और सबसे ज़रूरी बात, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सुधारने का मौका भी दे। किसी भी नागरिक की अपने सिस्टम से यही बुनियादी मांग होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र कोई बनी बनाई मंजिल नहीं है, ये महज एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। ये सिर्फ एक अच्छा माहौल बना के दे सकता है, पर अंत में नागरिकों को ही आगे आकर पूरी सक्रियता से इसका इस्तेमाल करना होता है, तभी असल परिणाम सामने आते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पैमाने पर, उत्तरदायी और वैध शासन। मतलब सिस्टम में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं और क्या वो सच में जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अगर हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ स्पीड की बात करें तो तानाशाही वाले सिस्टम बहुत तेज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी से बहस नहीं करनी, किसी विपक्ष या जनता की फिक्र नहीं करनी, फटाफट फैसले हो जाते हैं। वहीं लोकतंत्र, इसमें थोड़ा समय लगता है, बातचीत होती है, मोल भाव होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पूरे कायदे कानून का पालन होता है, इसलिए जो नतीजा निकल कर आता है वो ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और जनता द्वारा स्वीकार्य होता है। इसमें लगा समय बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता। पर यहाँ एक बात तो बिल्कुल पक्की है, लोकतंत्र भले ही थोड़ा सुस्त लगे, कम कार्यकुशल हो या कभी-कभी इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आएं, लेकिन ये पूरी तरह से वैध है। ये लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार है। और सच कहूं तो यही वजह है कि इसके परफॉर्मेंस में कमी होने के बावजूद पूरी दुनिया में इसके लिए इतना जबरदस्त समर्थन देखने को मिलता है। चलिए अब थोड़ा थ्योरी से बाहर निकलते हैं और सीधे हार्ड डेटा पर आते हैं। हमारा तीसरा पैमाना, आर्थिक विकास बनाम असमानता। अगर हम एकदम विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो आंकड़े एक ऐसा सच बताते हैं जो शायद थोड़ा असहज कर दे। 1950 से 2000 तक के 50 सालों का ऐतिहासिक डेटा बताता है कि आर्थिक विकास की दर तानाशाही में 4.42% थी, जबकि लोकतंत्र में 3.95%। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम सिर्फ गरीब देशों की आपस में तुलना करते हैं तो ये फर्क लगभग न के बराबर रह जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट कहीं और है, और वो है असमानता। इन नंबरों से एकदम साफ हो जाता है कि स्थापित लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी आय को लेकर कितनी भयानक खाई मौजूद है। विकास दर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस विकास का फायदा सबको बराबर मिल रहा है। जरा एक सेकंड रुकिए और इस भारी भरकम नंबर पर गौर कीजिए। 60%। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में समाज का जो सबसे ऊपरी 20% अमीर तबका है ना, वो देश की 60% से ज्यादा दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है। और ये बात एकदम साफ तौर पर दिखाती है कि आर्थिक लाभों का बंटवारा कितना असंगत है। जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के पास अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, राजनीति में हर एक इंसान के वोट की कीमत एकदम बराबर है और यही गरीब लोग वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। फिर भी जब गरीबी दूर करने की बात आती है
तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें उतनी तेजी से काम नहीं करती जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। एक आम इंसान तो बस इस पूरे राजनीतिक और आर्थिक मशीनरी के बीच अपनी जगह बनाने के लिए रोज संघर्ष कर रहा है। अब पैसों और अर्थव्यवस्था की उलझनों से आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है सामाजिक सद्भाव का निर्माण, यानी एक लोकतांत्रिक समाज अपने आपसी मतभेदों और विभाजनों को कैसे हैंडल करता है। देखिए, दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां लोगों के बीच कोई मतभेद न हो। टकराव तो होंगे ही, लेकिन लोकतंत्र की खूबी क्या है? इसके पास इन विविधताओं को समेटने, शांतिपूर्ण बातचीत करने और आपसी सम्मान का रास्ता निकालने का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है। ये समाज की छोटी-मोटी खटपट को किसी बड़े और हिंसक टकराव में बदलने से रोकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का शासन नहीं होता। अगर बहुमत सिर्फ किसी एक धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यकवाद में बदल जाए तो वो लोकतंत्र नहीं रह जाता। सरकार को सच में जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अल्पसंख्यक समूहों को भी साथ लेकर चलना ही पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, स्वतंत्रता और गरिमा। यहाँ बात सिर्फ नंबर्स या नीतियों की नहीं है, यहाँ बात शासन के उन मानवीय तत्वों की है जिनका मूल्य अमूल्य है। अगर आप इतिहास पलटकर देखें तो तानाशाही के मुकाबले लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से एक चीज की हमेशा पैरवी करता है, और वो है इंसान की आज़ादी और उसका सम्मान। सदियों से महिलाओं और वंचित समूहों ने समानता के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी है, उसे इसी लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक सैद्धांतिक और कानूनी मान्यता मिली है। तो अब पूरा स्कोरकार्ड हमारे सामने है। हमने देखा कि लोकतंत्र में कमियां हैं, भयानक आर्थिक असमानताएं हैं और इसका काम करने का तरीका भी धीमा है। लेकिन एक सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। अगर लोकतंत्र हमें एक बराबर दौलत की गारंटी नहीं दे सकता, तो क्या हर इंसान को मिलने वाली समान गरिमा और इज्जत की अटूट गारंटी इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन विकल्प बनाने के लिए काफ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सिस्टम के असली मूल्य को समझने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।